महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जब रात होती है तो हम एक दिया जला लेते हैं और उसकी रोशनी में खुद को महफूज समझते हैं, मगर उस रोशनी के परे जो अंधेरा है वो अपने अंदर बहुत सारी कहानियां समेटे हुए है और इन्हीं कहानियों को आप तक लेकर आता है रात के अंधेरे में। ये जिंदगी भी कैसी अजीब है ना। किसको पता था। अभी तो हम ऑफिस के काम में बिजी थे और कोई भी सोचा भी नहीं था कि इस वीकेंड में इस तरह से गांव की तरफ जा रहे होंगे अपने कॉलेज के पुराने दोस्त से मिलने। अमर, विजय और रवि तीनों कॉलेज के जमाने के दोस्त थे। कॉलेज खत्म होने के बाद सभी अपनी अपनी जिंदगी में व्यस्त हो गए थे। अचानक ही रवि और विजय के पास अमर का मैसेज आया कि उसने अपने गांव में एक बड़ा सा घर बना लिया है, अतः उसके इनॉग्रेशन पे वे दोनों आए। वो बेहद खुश होगा और फिर कॉलेज के बाद सालों बाद दोस्त एक साथ मिलेंगे, खूब मस्ती करेंगे, खूब मजाक करेंगे। और विजय और रवि को भी वीकेंड पे कोई काम था नहीं, इसलिए दोनों बिना कुछ सोचे विचारे कार में बैठकर अमर के गांव की तरफ चल पड़े। गांव का प्यारा सा रास्ता, हरियाली, ये सब उन्हें बहुत अच्छा लग रहा था। और वैसे भी शहरों में है ऐसा प्यारा वातावरण कहाँ। अक्टूबर का महीना था। शहर में जहाँ सड़ी हुई गर्मी थी, गांव के इस बाहरी इलाके में हल्की हल्की ठंड महसूस हो रही थी। ऊपर से सवेरे सवेरे की ड्राइविंग, दोनों बहुत आनंद लेते हुए जा रहे थे। अच्छा विजय सुन, तू मुझे ड्राइविंग करने दे, तू काफ़ी देर से ड्राइविंग कर रहा है। अरे नहीं यार रवि, बस पीएस बता रहा है 25 किलोमीटर की दूरी ही है, हम पहुंच जाएंगे। और इस तरह से करते करते दोनों अमर के गांव पहुंच गए। अमर ने बड़े ही प्रेम से उनका स्वागत किया। आज सालों बाद उसके कॉलेज के फ्रेंड मिले थे। घर का इनॉग्रेशन पूजा वगैरह से निपटने के बाद उन्होंने खाना खाया। खाना क्या था, दावत, और दावत से भी बड़ी महादावत कही जा सकती थी। दोनों बोले, अरे तूने तो बिल्कुल राजसी भोजन बनवा दिया। अरे क्या बोलते यार तुम लोग, इतना सा तो है, इतने सालों बाद मिले हैं, दोस्तों के लिए इतना भी नहीं कहूंगा। खा पी कर तीनों दोपहर में अमर के कमरे में गप्पे मार रहे थे। कॉलेज के जीवन की पुरानी यादें, वो उनका क्रश, वो उनके प्रोफेसर्स, सबके बारे में बातें हो रही थी कि अचानक रवि के कंधे पर एक हाथ पड़ा। पलटकर देखा तो वो चौंक पड़ा। अरे आशुतोष दा। आशुतोष कॉलेज के जमाने में उनका सीनियर हुआ करता था। हाँ बस अब भी आया, अमर ने ही बुलाया था, कहा था आ जाऊं तो उसका घर भी देख लूंगा और तुम लोगों से भी मुलाकात हो जाएगी, सालों बाद, क्या हालचाल। अमर बोला, आशुतोष दा घोस्ट हंटर हैं, एक बहुत बड़ी पैरानॉर्मल सोसाइटी के साथ जुड़े हैं। क्या आप भूत प्रेत पकड़ने वाले हैं क्या? हाँ और क्या, इसी सिलसिले में वैसे मैं यहाँ आया हूँ, बस एक पन दो काज। अमर ने ही मुझे बुलाया था। अमर, तू भी इन सब चीजों पे विश्वास करने लगा? अरे विश्वास करने की क्या बात है, हमारे गांव के बाहर महामारी का मैदान है, उसके बारे में बहुत सी बातें प्रचलित है। आशुतोष झा को घर के इनॉग्रेशन में बुला रहा था तो वहां की भी इंफॉर्मेशन दे दी, वो तो एक टांग पर खड़े हो गए। आशुतोष दा, ये सब भूत प्रेत सब मन की बातें हैं यार, तुम भी कहाँ इन सब में। देखो तुम आजकल के विज्ञान को मानने वाले लोग इन्हें मन की बातें कहो, मगर ये सब ऐसी ही तो नहीं है। आजकल इतने सारे तरह के इक्विपमेंट निकल गए हैं, ईवीपी और घोस्ट हंटिंग रिकॉर्डर्स और न जाने क्या क्या घोस्ट होते हैं। हम उनको मैग्नेटिक फील्ड के रूप में महसूस कर सकते हैं भाई, हमारा यही काम है। इस तरह काफी देर बातें चलती रही। फिर अमर का घर घूमा। घर सच में बहुत ही सुंदर बना था।
शाम करीब 7 बजे आशुतोष अपने काम पर निकल गया। फिर तीनों दोस्त बैठकर गप्पे मार रहे थे। उधर अमर की माँ ने कहा, अब थोड़ी देर में ही बस रात का खाना लगवा रही हूं, ठीक है। अभी बातें चली रही थी कि अचानक रवि का फोन बज उठा। बात करने के बाद चेहरे में हताशा के भाव लिए वो वापस लौटा। विजय, हमें अभी निकलना होगा, मुसीबत आ गई है। पापा की फैक्ट्री में आग लग गई है और पापा की भी हालत खराब है। पता नहीं, डॉक्टर तो हार्ट अटैक ही सोच रहे हैं। यार अभी घर के लिए निकलना होगा। सुनकर रवि चौंक पड़ा। अरे अभी तो देख, रात के 10 बज गए हैं। अभी अगर निकलेंगे तो हाँ, सुबह तक पहुंच जाएंगे यार। अच्छा ठीक है, तुम लोग 1 मिनट इंतजार करो, मैं माँ से कहता हूँ खाना पैक कर देने, रास्ते में खा लेना। अमर की माँ ने उनके लिए टिफिन पार्सल करवा दिया। अच्छा देखो, रास्ते में ठीक ठाक खा लेना, ठीक है। और अगली बार जब आओ तो कुछ दिन रुकना। इस बार तो रुकना ही नहीं हुआ, ऐसी मुसीबत आ पड़ी बेचारे पे। अभी वो निकल ही रहे थे कि अचानक अमर के पिता आए। देखो बेटा, जा रहे हो अच्छे से जाओ, मगर गांव के बाहर जब पहुंचोगे तो वहां पर एक दोराहा पड़ेगा। तुम लोग दाईं तरफ वाले रास्ते से निकल जाना। रास्ता थोड़ा लंबा है मगर सुरक्षित है। बाईं तरफ वाला रास्ता मत लेना, वो महामारी का मैदान का रास्ता है। वो उसके बारे में यहाँ अच्छी बातें प्रचलित नहीं है। मैं तुम्हारे पिता की तरह ही हूँ, इसलिए तुम लोगों को सलाह दे रहा हूँ। उस रास्ते से दिन के समय भी लोग नहीं गुजरते हैं, रात को गुजरने की तो सोचते भी नहीं है। तुम लोग भी मत जाना। दोनों कार में बैठकर निकल पड़े। रात के सन्नाटे में कार तेजी से बढ़ी चली जा रही थी। यहाँ घर काफी दूर दूर थे, इस वजह से काफी दूर तक अंधेरा और फिर कुछ घरों की रोशनी और फिर अंधेरा, ऐसा ही चल रहा था। अचानक दोनों दोराहे वाले मोड़ पर पहुंचे। रवि दाईं तरफ मोड़ने ही वाला था कि विजय बोला, अरे क्या कर रहा है, बाईं तरफ ले, तू पागल तो नहीं हो गया है? सुना नहीं हमारे पिताजी ने क्या कहा था, बाईं तरफ से नहीं जाना। अरे यार तू समझ रहे हैं मेरी परिस्थिति, जितनी जल्दी घर पहुंचूंगा अच्छा है। उस लंबे रास्ते से ज़्यादा समय लग जाएगा, इधर से चलते हैं ना, 4 बजे के आसपास हम शहर पहुंच जाएंगे। विजय की बात रवि को ठीक ही लगी, अतः उसने कार उस तरफ मोड़ दी। कार तेजी से दौड़ती चली जा रही थी। रास्ता बिल्कुल ही वीरान था। बीच बीच में कुछ बड़े बड़े पेड़ थे और खाली मैदान था। इस जगह को मैदान अवश्य कहते थे, मगर एक समय ये एक गांव था। मगर महामारी में पूरे गांव को निगल लिया और जो लोग बचे, भूख और त्रासदी से उन लोगों ने आत्महत्या कर ली। तब से ये गांव पूरी तरह से वीरान है। और जैसा कि अमर के पिता ने कहा, रात गया, दिन में भी लोग इधर से जाने में डरते हैं। कार सन्नाटे को चीरती हुई तेजी से चली जा रही थी। आज शायद अमावस की रात थी, इसलिए आसमान में केवल तारों की रोशनी के अलावा कुछ भी नहीं था। तभी अचानक कार घर घर आकर बंद हो गई। अरे क्या हुआ? पता नहीं, पेट्रोल खत्म हो गया क्या? कैसी बात कर रहा है, टैंकी फुल दिखा रहा है। देखता हूँ मैं उतर कर, चल मैं भी आता हूँ। दोनों ने कार का बोनट खोला तो ढेर सारा सफ़ेद धुआं वहाँ से निकल गया। ओहो, गाड़ी गर्म हो गई है, पानी डालना पड़ेगा। एक काम कर, अपने खाने के पैकेट के साथ आंटी ने 3-4 बोतल पानी की रखवा दी थी, एक बोतल ले आ। विजय कार का दरवाज़ा खोलकर अंदर झांकने लगा। रवि, क्या हुआ? एक मुसीबत हो गई है।
जल्दी जल्दी में हम खाने का पैकेट खोल आए हैं और पानी की तो बात ही नहीं। उफ, अब क्या करें? चारों ओर इतना वीराना सन्नाटा है, मोबाइल का टावर भी काम नहीं कर रहा है, नहीं तो कम से कम हमारे को ही फोन लगा लेता। अब एक काम करते हैं, अगर यहाँ कभी गांव था तो गांव में तो तालाब भी होते हैं, बिना उपयोग का ही सही तालाब तो आसपास अवश्य होगा। एक काम कर, गाड़ी में 2 खाली बोतलें हैं, एक तू ले एक मैं लेता हूँ, दोनों विपरीत तरफ जाकर देखते हैं, जिसको तालाब मिल गया वो पानी ले आएगा। दोनों ने कार से 2 बोतलें ली और मोबाइल की फ्लैशलाइट जलाकर दोनों तरफ निकल पड़े। रवि अभी चला ही जा रहा था कि अचानक पेड़ों का एक झुरमुट दिखाई दिया। झुरमुट के पास ही पहुंचा तो देखा तालाब था। तालाब का पानी हालांकि उपयोग में न आने के कारण काई और जलकुंभी से भर चुका था। पास ही पड़े पत्थर पर खड़े होकर वो पानी भरने लगा। आसपास कीचड़ काई इतनी ज्यादा थी कि थोड़ी सी भी गलती असंतुलित कर उसे तालाब में गिरा देती। पानी भरकर वो खड़ा हो ही रहा था कि उसे ऐसा लगा जैसे तालाब के उस पार कुछ लोग हैं जो फुसफुसाकर आपस में कुछ बातें कर रहे हैं। चौंका था वे, इस तरफ तो कोई आता जाता नहीं है, मगर आसपास गांव है, लोग हैं, वही होंगे। सोचकर वो पानी लेकर वापस जाने लगा। अभी तालाब से कुछ ही दूर पहुंचा था कि उसे वैसा महसूस हुआ जैसे उसके पीछे कोई चला आ रहा है। वो अचानक रुक गया, मोबाइल की फ्लैशलाइट पीछे डाली तो कोई भी नहीं था। आश्चर्य, वो तेज कदमों से फिर चलने लगा, मगर वो एहसास उसे फिर से हुआ, मगर अब की बार सिर्फ चल के आने की नहीं। ऐसा लग रहा था कोई स्त्री तालाब से नहाकर निकली हो और उसके शरीर से पानी की बूंदें जमीन पर गिरती जा रही हों। एक बार फिर से रुका विजय और पीछे मुड़कर देखा, मगर अब की बार जो देखा उसे देखकर वो आश्चर्यचकित था। उसके ठीक पीछे कुछ दूरी तक जमीन गीली थी, जैसे कोई भीगी हुई चीज उसके ऊपर से गुजर कर आई हो। विजय ने कदमों की रफ्तार बढ़ा दी, तभी अचानक चीख की आवाज से चौंक पड़ा था वो। अरे ये तो रवि की चीख है। तेज कदमों से दौड़ पड़ा वो। कार के पास पहुंचा तो वहां पर कोई न था। उसने तुरंत ही बोतल कार के अंदर डाली और जिस तरफ रवि गया था उस तरफ को दौड़ पड़ा। हड़बड़ी में मोबाइल उसने जेब में रख ली थी। अंधेरे में ही वो दौड़ता चला जा रहा था और अचानक ही किसी चीज से जाकर बहुत जोर से टकराया और छिटक कर गिर गया। उसका सिर किसी चीज से बहुत तेज टकराया था। मोबाइल की फ्लैशलाइट जलाकर जब उसने सामने देखा तो चौंक पड़ा। सामने जमीन पर रवि पड़ा था। वो उठकर दौड़कर गया। अरे रवि, क्या हुआ? क्या हुआ? क्या तू ही तो अंधेरे में दौड़ता चला आ रहा था और मुझसे टकरा गया, मगर तू चीखा क्यों? मैं कहां चीखा? चीखा तो तू था। मैं तेरी आवाज सुनकर तेरी तरफ दौड़ रहा था। दोनों चौंक पड़े थे। अच्छा चल छोड़, देख पानी मिल गया है, चल यहां से निकलते हैं, बहुत रात हो रही है यार। विजय ने घड़ी की तरफ देखा। रात 12:35 हो रहे थे। अरे हाँ, 12:30 बज गए। चल चल जल्दी निकले। दोनों कार के पास पहुंचे, मगर कार के पास पहुंचते ही दोनों फिर से चौंक पड़े।
कार के डैशबोर्ड पर एक काले रंग की पतंग पड़ी हुई थी। अरे ये कहां से आई, क्या पता। मैं जब पानी की बोतल यहां रखने आया था तब तो नहीं थी। अरे इसमें इतना आश्चर्य होने की क्या बात है, आसपास किसी पेड़ पर अटकी होगी, आकर गिर गई होगी। मगर यहाँ आसपास वैसे कोई बड़ा पेड़ भी नहीं है। छोड़ यार, स्टार्ट करते हैं और बढ़ते हैं। पतंग को एक तरफ फेंक दिया। रेडिएटर में पानी डालकर उन्होंने कार को फिर से स्टार्ट किया। कार चालू हो गई। चलते चलते माहौल को थोड़ा हल्का करने के लिए रवि बोल पड़ा, यार आंटी ने बहुत स्वादिष्ट मटन की सब्जी बनाई थी, क्या खुशबू थी। बदकिस्मती से खाना वहीं छूट गया। दोनों के चेहरे पर मुस्कान खिलाई, मगर ये मुस्कान कुछ ही पल रह पाई थी, क्योंकि अचानक ही विजय को तेज ब्रेक मारना पड़ा। रास्ते के ठीक बीचों बीच एक छोटा सा बच्चा बैठा हुआ था। बार बार हॉर्न बजाने पर भी उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी थी। वो कार की तरफ पीठ किए बैठा था और कुछ कर रहा था। साइड विंडो खोलकर विजय ने जोर की आवाज लगाई, अरे लड़के हटो, हमें जाने दो। मगर फिर कोई प्रतिक्रिया नहीं थी। दोनों कार से उतरे और बच्चे के पास गए। अरे तुम यहां बीचों बीच बैठकर कर क्या रहे हो? बच्चा जमीन पर कुछ खोद रहा था। उनकी आवाज सुनकर अचानक उठ खड़ा हुआ और पास ही के एक पेड़ की तरफ इशारा करने लगा। दोनों ने उसकी उंगली की तरफ जैसे ही नजर बढ़ाई, कांप उठे थे दोनों। पेड़ पर बहुत पुरानी दो रस्सी लटक रही थी और उस रस्सी से लटक रहे थे दो मरे हुए शरीर, एक औरत के, एक आदमी के। हाँ, ये क्या? कौन है ये लोग? तुम्हारे माता पिता? तुम यहां अकेले क्या कर रहे हो? अचानक ही बच्चे ने अपना चेहरा उनकी तरफ घुमाया, मगर सिर्फ गर्दन, पूरी 180 डिग्री। उसे देखकर वो दोनों चौंक पड़े थे। ये क्या हो रहा है? फिर अचानक उसने अपना शरीर भी ठीक उसी तरह से घुमाया। बच्चे का चेहरा एक तरफ से पूरी तरह सड़ा गला था और दूसरी तरफ चोट के कई निशान थे। आंखों की जगह सिर्फ दो कट्ठे थे। वो उन्हें देखकर खिलखिलाकर हंस दिया। विजय विजय विजय, जल्दी जल्दी भाग! दोनों कार की तरफ दौड़े और कार में बैठकर सरपट कार दौड़ा दी। कार बच्चे को चीरती हुई आगे निकल गई, मगर ऐसे जैसे बच्चे का कोई अस्तित्व ही नहीं है। तेज रफ्तार से कार दौड़ती चली जा रही थी। कार तेजी से चली जा रही थी। अचानक विजय ने कहा, मोबाइल में देख तो कितने बजे हैं? रवि ने अपना मोबाइल निकाल कर देखा। 12:40 हो रहे थे। 12:40 हो रहे हैं यार। वो गाड़ी फिर सरपट भगाता रहा। काफी देर बाद एक बार फिर से विजय ने कहा, अब देख कितने बजे? क्यों पड़ा था रवि। अभी भी घड़ी में 12:40 ही हो रहे थे। अरे मेरा मोबाइल लगता है खराब हो गया है, तू जरा देख। विजय ने मोबाइल निकाला। उसकी मोबाइल में भी 12:40 ही हुए थे। अब लगता है कोई इलेक्ट्रॉनिक प्रॉब्लम है। एक काम कर, तेरे पास तो एक रेडियम घड़ी है ना, उसमें जरा देख। रवि ने अपनी रेडियम घड़ी में देखा, मगर आश्चर्यजनक तौर पर उसमें भी 12:40 हुए थे। मगर ये कैसे हो सकता है? हमने काफी देर से ड्राइविंग की है और
मैं ऐसे ही तुझे खड़ी की तरफ देखने नहीं बोला। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि वो बड़ा सा जो पीपल का पेड़ है, हम उसे करीब 20 बार क्रॉस कर चुके हैं। क्या कहना क्या चाहता तू? मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम बार बार एक ही जगह पे जैसे गो करते हैं, वो वापस उसी चौराहे की तरफ चलते हैं और लंबा वाला रास्ता पकड़ते हैं। हाँ, ये ठीक रहेगा। विजय ने कार वापस घुमा दी। अभी कार कुछ ही दूर पहुंची थी कि अचानक रवि बोला, विजय, मुझे ही ऐसा लग रहा है या कार में सच में कुछ बहुत बदबूदार चीज है। चौंक पड़ा था विजय। हाँ यार, ये क्या हो सकता है? एक काम कर, जरा पीछे देख। सामने की तरफ ड्राइविंग करते हुए उसने रवि से कहा। पर जैसे ही रवि ने पीछे देखा, उसके गले से एक चीख सी निकल आई। पिछली सीट पर वही बच्चा और उसके साथ एक औरत बैठी हुई थी, जिसका पूरा शरीर पानी से भीगा था और जगह जगह पर काई लगी हुई थी। उसकी चीख सुनकर विजय भी डर गया और चलती गाड़ी में ही उसने जब पीछे मुड़कर देखा तो उसके हाथों से जैसे स्टीयरिंग छूट गया था। गाड़ी तेजी से लहराई थी और पास ही के एक छोटे से पत्थर के टीले से टकराकर उछल उठी थी और तेजी से गिर कर उल्टी हो गई थी। भयानक एक्सीडेंट से गुजरे थे दोनों। कुछ देर तक शायद विजय बेहोश पड़ा था, मगर जब होश आया तो खुद को गाड़ी के साइड विंडो से आधा बाहर निकला पाया। पूरे शरीर पर चोट के दर्द थे। किसी तरह से वो कार से बाहर निकला। कुछ ही दूरी पर उसका मोबाइल गिरा हुआ था, मगर सौभाग्य से मोबाइल ठीक था। उसने मोबाइल की फ्लैशलाइट जलाई। कार की हालत देखकर उसके पसीने छूट गए थे। मगर ये क्या? रवि कहाँ है? वो आसपास रवि को ढूंढने लगा, मगर रवि कहीं भी नहीं था। वो चौंक पड़ा। ओफ, आज ये क्या हो रहा है? उधर पिताजी की हालत खराब है, फैक्ट्री में आग लगी हुई और वो लोग किस मुसीबत में है। और अब रवि कहाँ चला गया? कहाँ ढूंढेगा वो रवि को इस अंधेरे वीराने में? परेशान सा वो इधर उधर दौड़ने लगा। अभी कुछ ही दूर दौड़ा था कि अचानक जमीन पर कोई चीज चमकती सी महसूस हुई। जल्दी से वो उस तरफ गया। रवि की रेडियम घड़ी। ओ माय गॉड, रवि! वो मैदान में चिल्लाने लगा। तभी अचानक कुछ ही दूरी पर किसी के कराहने की आवाज आई। वो दौड़ कर गया, देखा रवि वहां पड़ा हुआ था। रवि, तू यहां कैसे आया? पता नहीं, मुझे कुछ पता नहीं क्या हो रहा है। चल उठ, हमें यहां से निकलना होगा। चल उठ। रवि को सहारा देकर अभी वो उठा ही रहा था कि अचानक पीछे से कुछ कदमों की आवाजों से वो चौंक गया। मुड़कर देखा तो वही औरत और बच्चा कुछ और काली परछाइयों के साथ उनकी तरफ बढ़े आ रहे थे। रवि चल, जल्दी चल। दोनों अंधाधुंध एक तरफ दौड़ने लगे। दौड़ते दौड़ते अचानक कुछ घर दिखाई दिए जिनमें रोशनी थी। रवि उधर चलते हैं, वहां कोई घर है, कहीं ना कहीं पनाह मिल जाएगी। दोनों तेजी से दौड़ते चले जा रहे थे। वो काली परछाइयां भी उनका वैसा ही पीछा करती जा रही थी। दौड़ते दौड़ते अचानक एक घर के दरवाजे पर उन्होंने दस्तक दी। दरवाजा खुला और एक बूढ़ी औरत बाहर निकली, जिसने अपना चेहरा तो घूंघट से ढक रखा था। क्या हुआ? कौन हो तुम लोग? माँ जी, मुसीबत के मारे हमें आज की रात बस पनाह दे दीजिए, हमारी कार का एक्सीडेंट हो गया। अरे आओ। घर में घुसते घुसते अचानक
विजय की नजर उस औरत के हाथों पे पड़ी। चौंक पड़ा था वो। बेहद बेहद पतले थे वो हाथ, जैसे जैसे कंकाल हो। मगर गांव में गरीब लोग जिन्हें खाना नहीं मिलता है वो तो ऐसे ही दुबले पतले होते हैं। घर के अंदर पहुंचते ही उन्होंने देखा खाट पर एक बूढ़ा बैठा हुआ था जिसने सिर्फ एक लुंगी पहन रखी थी। उन्हें देखकर वो अजीब सा हंस पड़ा। आओ आओ, हम तो तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। बूढ़े की आवाज भी कुछ अजीब सी थी। दोनों वहीं बैठ गए। चोट के कारण शरीर पर दर्द हो रहा था, मगर अचानक उन्हें एक बात महसूस हुई। इतनी रात तक ये लोग जाग कैसे रहे और उनका इंतजार कर रहे थे? मतलब तभी महिला थाल में ढककर कुछ लाई। बूढ़ा बोला, खाने का पैकेट तो तुम भूल गए, भूख लगी होगी, लो ये खा लो। खाने के लिए क्या लाया जा रहा उन्हें पता नहीं था, क्योंकि झाल कपड़े से ढकी हुई थी। अगले ही पल बूढ़ी महिला ने थाल उनके सामने रख दी। और जैसे ही थाल से उन्होंने कपड़ा हटाया, दोनों की चीख निकल गई। सामने थाल पर रखा था आशुतोष का कटा हुआ सर। ये क्या? दोनों अचानक सरपट उठे और कमरे से बाहर निकलने के लिए दरवाजा खोल दिया। अंदर से आवाज आई, अरे अरे कहाँ जाते हो, खाकर जाओ। दोनों तेजी से पागलों की तरफ बेतहाशा दौड़ने लगे। मगर दौड़ते दौड़ते उन्होंने पाया जैसे उनके पीछे बहुत सारी काली परछाइयां दौड़ती आ रही है, जिनकी भयानक हंसी उनके कानों में पड़ रही थी। भाग भी जाए। दोनों भागते भागते अचानक एक पेड़ के पास पहुंचे और चौंक पड़े। उस पेड़ पर बहुत सारी लाशें रस्सी से लटक रही थी, मगर मुश्किल ये थी कि अब वो ना तो पीछे जा सकते थे और न ही आगे जाने का एकमात्र मार्ग था वो पेड़ जिस पर लटक रही थी उतनी सारी लाशें। विजय चल। किसी तरह से उन लाशों के नीचे से होते हुए वो बाहर दौड़ पड़े। मगर दौड़ते दौड़ते अब उनका शरीर जवाब दे रहा था। एक्सीडेंट की चोट से वैसे ही शरीर में दर्द था, ऊपर से दौड़ना उन्हें समझ में नहीं आ रहा था। आज की रात उन्हें लगा मौत साक्षात उनके सामने है। दौड़ते दौड़ते अचानक फिर रोशनी दिखाई दी। बिना कुछ सोचे समझे दोनों उस ओर पहुंच गए, मगर थकान के मारे बेहोश हो गए। होश आया तो दोनों ने खुद को हॉस्पिटल में पाया। शरीर में पट्टियां बंधी थी। पास ही अमर और उसका परिवार था और दोनों के घर वाले भी थे। वैसे विजय के पिता अब भी हॉस्पिटल में थे, मगर अब खतरे से बाहर थे। डॉक्टर ने उन्हें देखकर कहा, पिछले 2 दिनों से तुम लोग बेहोश थे, थैंक गॉड होश में आ गए। मगर आश्चर्यजनक तौर पर तुम लोग उस पुराने काली मंदिर में पड़े हुए मिले थे। पुलिस ने उन दोनों से काफी पूछताछ की। उन्होंने सब कुछ सच सच पुलिस को बता दिया, मगर पुलिस वालों ने इसे सिर्फ उनकी भूल समझा। हालांकि मैदान में उनकी एक्सीडेंट ग्रस्त कार मिल गई और आशुतोष के बारे में जो भी उन्होंने बताया उस पर तो पुलिस वाले और जोर से हंस पड़े। ये बात अलग है कि आशुतोष पिछले 3 दिनों से मिसिंग था। पुलिस उसकी तलाश कर रही थी, मगर वो कहाँ गया किसी को पता न था, मिलता भी कैसे।
उससे मिलना है तो रात के समय किसी को जाना पड़ता महामारी के मैदान में। तब उन्हें पता चलता कि आशुतोष के साथ क्या हुआ है। इस घटना के कुछ दिनों बाद एक पति पत्नी विवाह समारोह में भाग लेकर आ रहे थे। कार सरपट दौड़ रही थी। अचानक पति बोला, एक काम करते हैं, इधर से कार मोड़ लेता हूँ, ये वाला रास्ता शॉर्टकट का है। अरे क्या बात कर रहे हो? देखो उधर से गांव वाले अच्छी बात नहीं कहते हैं। सब कहते हैं रात को उधर से नहीं जाना चाहिए, लोग तो दिन में भी नहीं जाते। अरे तुम भी फालतू में ये सब अंधविश्वास की बातें मत मानो। तो वैसे भी इतनी थकान हो रही है, जितनी जल्दी घर पहुंच के सो पाऊंगा अच्छा है। कहते हुए उस आदमी ने महामारी के मैदान की तरफ अपनी कार मोड़ दी।